नमस्ते, मेरा नाम रवि कौशल है और आप हमारा खास शो देख रहे हैं टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल। अगर आपके जहन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जेएनयू को लेकर कोई सवाल है तो ये इंटरव्यू जो है आखिर तक देखिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं धनंजय। धनंजय जेएनयू यानी जेएनयू की जो स्टूडेंट यूनियन है उसके नए नवेले प्रेसिडेंट हैं, तो आप उनको बधाई दे सकते हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं धनंजय के साथ। हमारा पहला सवाल आपसे यही होगा कि न्यूज़ आर्टिकल्स में और बाकी जगहों पे जो आपके बारे में छपा है उसके माध्यम से बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कि ये जेएनयू तक की जो पूरी यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? पहले तो रवि भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया मिलने के लिए, आने के लिए जेएनयू। और जहाँ तक जेएनयू से चुनाव हुए और उसके पहले की जो मेरी राजनीति यात्रा है, गया में मेरी पैदाइश है। गया के छोटे से ब्लॉक है गुरारू, वहाँ मेरी पैदाइश है। उसके बाद फिर मैं रांची में, पिताजी का ट्रांसफ़र था, पुलिस विभाग में काम करते हैं, तो रांची में मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय। और दिल्ली विश्वविद्यालय जब मैं आ रहा हूँ 2014 में, तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार भी बदल रही है, देश के लोग सरकार एक नए बदलने की तरफ हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट भी चल रहा था जो धीरे धीरे खत्म, मतलब FYP हम जीत रहे थे उसमें। और कह लीजिए कि उस जीत में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो था आइसा का, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का। तो वहाँ से आइसा के लोगों से मुलाकात हुई और फिर वहाँ हमने आइसा से जुड़ा तो हुआ। संघ के स्कूल में पढ़े? हाँ, मैं संघ के स्कूल से पढ़ा। और फिर लेकिन यही है कि उम्र के एक समय बाद आप जीवन के उस पल को क्रिटिकली देखते हैं, आपको वो लोग ढाल नहीं पाए अपने रंग में। नहीं, वही बात है ना कि विश्वविद्यालय, कॉलेजेस एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए होता है कि आप हर चीज़ पे सवाल करना सीखिए, ठीक है ना? तो एक समय बाद ऐसा आ जाता है कि आप सवाल करने लगते हैं कि आस-पास क्या हो रहा है, जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है? तो इन सारे सवालों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं आइसा की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा। और उसके बाद मास्टर्स मेरी अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हुई परफॉर्मेंस स्टडीज़ में, और वहाँ भी मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा, वहाँ भी जीता। और जेएनयू में भी एमफिल और पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 6 भाई बहन हैं, मतलब 3 भाई 3 बहन, लेकिन एक बहन का मेरा इंतकाल हो गया इस कोविड के दौरान। तो हाँ, मतलब हम एक बड़ा परिवार है हमारा। पहले तो नौकरी करने वाले सिर्फ मेरे पिताजी होते थे, तो वो भी रिटायर हो गए 2012 के समय में। लेकिन हाँ, अब एक ठीक-ठाक हम लोग चलता है। और हैं पिताजी एजुकेशन के प्रति, घर वाले शिक्षा के प्रति बहुत ही समझदार हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि शिक्षा सबको मिले, इसकी पैरवी वो करते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट था, इसमें ये बताया गया कि परिवार ने किस तरीके से, जिसे हम जातिगत भेदभाव कहें, वो झेला। क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, जातिगत भेदभाव का जहाँ तक मसला है कि हम जिस इलाके से आते हैं दक्षिण बिहार में सामंतवाद और एक अपर कास्ट, फ्यूडल कास्ट का हमेशा से दबदबा रहता है। उनके पास रिसोर्सेज, ज़मीन बहुत है, और उस आधार पर और उस ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, जो दलित काम कर रहा है, तो उनको हकारना, उन पे कमेंट करना, ये बहुत ही कॉमन वहाँ पे है। लक्ष्मणपुर बातें भी हो जाता है। लक्ष्मणपुर बातें भी हो जाता है। बिल्कुल, वही है ना, उसी का कारण है कि वो इतना, Genocide हाँ, जब लोग अपनी आवाज़ के लिए उठते हैं, जब वहाँ खेतिहर मज़दूर जिनके पास ज़मीन नहीं है और दिन भर उसमें खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा उसमें से, और जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो लक्ष्मणपुर बातें होता है, रणवीर सेना बन जाती है, गरीबों को मारने के लिए, दलितों को मारने के लिए, जिसके पेट में रोटी नहीं उसको मारने के लिए, जिसके पास शिक्षा नहीं उसको मारने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ भी हम पूरी ताकत के साथ भाकपा माले उभरती है, खड़ी होती है। और जितने पिछड़े होते हैं, पिछड़े वंचित जितने हों, उनके कंधा से कंधा मिलाकर रणवीर सेना से मुकाबला करती है। और आज देख लीजिए भाकपा माले है, रणवीर सेना नहीं है। तो नहीं, लेकिन सवाल आपने, हाँ, मैं अब सवाल पे आपके आता हूँ कि देखिए, तो दूसरी चीज़ ये है, तो ये बहुत नॉर्मलाइज़ किया गया है उन इलाकों में
कि चलते हुए सड़क पर किसी पर कमेंट कर देना, जातिगत टिप्पणी कर देना, कोई अफ़सर भी बन जाता है, कोई विभाग में नौकरी भी किसी विभाग में करने लगता है, उसके बावजूद है कि वो दिन भर कुछ काम नहीं करना है, उनको उनकी ज़मीन है, बैठ जाना है एक जगह और जो भी आते-जाते लोग हैं उन पर कमेंट कर रहा है। तो ऐसा तो है, बना हुआ है। और दूसरी बात जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो हम देखते हैं नहीं, तो कि पिताजी के साथ क्या हुआ? पिताजी के साथ नौकरी लगने के बावजूद एक बेहतर पुलिस विभाग की नौकरी एक बेहतर नौकरी होती है। लेकिन उसके बावजूद वो आप जानिए कि हमारा जो गाँव है, वो हम टीला बोलते हैं गाँव। गाँव टीला। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि गाँव होता है और उसके किनारे गाँव होता है। तो हमारा 20 घर जैसे का टोला गाँव कहते हैं हम टोला लोग। कहते हाँ, हैं, टोला कहते हैं। गाँव के हाँ, बाहर का जो है। गाँव के बाहर एक टोला है। जैसे हम जिसको लोगों के हाँ, यहाँ पे बाकी जो हर जगह है कि दलितों को चमटोल है, चमार टोली, दुष्टोल दूसरा है, टोली इस तरह से है। मस्तूल है। हाँ, दूसरा टोली सही बात है। तो उसी टोली में हमारी मतलब हम लोग रहे 20 घर का है और उसके जो बगल में गाँव है उसका नाम है दिघी। वो भी एक बड़ा गाँव है, उसमें भी अलग-अलग समाज से लोग रहते हैं। बहुत बेहतर लोग भी रहते हैं। उम, बहुत फ्यूडल लोग भी रहते हैं। तो समझिए कि और दोनों गाँव का एक रिश्ता है। आप देखिए कि अ, वो गाँव के साथ ऐसा है कि आप बिहार के किसी भी हिस्से में कोई अपर कास्ट के साथ कोई भी घटना घटती है, तो सबसे पहले उस गाँव के फ्यूडल जो कास्ट मतलब फ्यूडल कास्ट के मतलब लोग जो हैं, जमींदार लोग हैं, जमींदार लोग थे, दिघी के, वो हमारे गाँव पे 20 बाबू घर साहब का लोग बन गाँव गए। हाँ, वो हमारे गाँव पे टूट पड़ते थे। हमारा पूरा गाँव भाग जाता था। अच्छा, हाँ, गाँव क्या छोड़ के करें? भागे सर? गाँव छोड़ के भाग जाते थे क्योंकि फिर फिर क्या फिर उसके फिर बाद थोड़ा वापस आते मामला थे शांत लोग? होता था तो लोग वापस आते थे। तो यही था कि लोग मतलब इतना डर देखिए एक तो हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हमारे गाँव में किसी के पास नौकरी नहीं है। सब दूसरे के खेत में ज़मीन पे खेती करते थे। अधैया बटैया जो भी है उस पे काम चल करते थे। मेरे बड़े पापा का नौकरी होता है इसमें शिक्षक बनते हैं वो, टीचर बनते हैं और फिर उसके बाद मेरे पिताजी कांस्टेबल में का होता है और इस तरह 2-3 और परिवारों में कोई पुलिस विभाग में, कोई टीचर इस तरह से करते हैं। तब उस गाँव की थोड़ी-सी बेहतरी होती है। लेकिन उसके पहले तो आप समझिए कि जो स्थिति थी कि हर समय लोग भागे ही रहते थे और भागने का ही वहाँ से निकलने का ही उसको भागना क्या कहेंगे जब रोटी नहीं रहेगी और आपको कोई मारने आएगा, तो आप करेंगे तो क्या? माइग्रेट करेंगे, आप माइग्रेट करेंगे। तो शहरों में हम आके बस हाँ, जाएंगे। बिल्कुल हम वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पे गुरारू बाज़ार है, हम्म। वहाँ पे धीरे-धीरे सब बसने लगे। उस गाँव के जितने लोग हैं, सबका घर गुरारू में है। अच्छा, मतलब एक घर सब गुजारे हैं। हाँ, हाँ, मतलब वहाँ पे घर सबने जो जिस तरीके की कमाई जिसके साथ होती गई, जो जिस तरह से करते गए, तो उस इलाके में आप देखिएगा कि जो गाँव है और इस इलाके में आके सबने अपना-अपना एक घर बना लिया है। और गाँव मतलब जाते हैं जो भी जिनके पास थोड़ी-मोड़ी ज़मीन है, उसमें खेती करने के लिए जाते हैं, तीज त्योहार पे घर को पूजने जाते हैं, तो इस तरह से लोग जाते हैं। अन्यथा तो सब बाज़ार में ही गुरारू जो ब्लॉक है, प्रखंड है, वहीं पे रहते हैं। तो और अब मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रहा था कि हम्म, आपने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि कास्टिस्ट हमें लगता है कि दिल्ली आते हैं तो सब कुछ बड़ा सूटेड-बूटेड हो जाता है, कास्ट नहीं है, क्लास नहीं है, सब एकदम मेट्रो के लिए उसी तरह से भाग रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो और आपकी यूनिवर्सिटी में पता रहता है कि आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं और आपको रिज़र्वेशन मिला है, तो उसके नाम पर आपके मेरिट पे सवाल उठाने लगते हैं। कई चीज़ों पे आप कोई गलत अंग्रेज़ी लिख दीजिए, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दीजिए, वो तुरंत आपके जाति पर आ जाएँगे या जाति पर भी नहीं आएँगे तो इस तरह से क्वालिफिकेशन हाँ, पे। एक कमेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार अभी भी ऐसे पढ़ोगे तो यही होगा ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बाकी कैंपस इस कैंपस में देख लीजिए कि वाइवा जो होता है, वाइवा होता है कि आप जब एग्ज़ाम एक लिख लेता है उसके बाद वाइवा होता है 30% का। दर्शकों के लिए बता दें हम कि वाइवा वो चीज़ है कि जब आप मेन एग्ज़ाम लिखते हैं, उसके बाद में एक आपका इंटरव्यू होता है, उसे वाइवा कहा जाता है। और वाइवा में जो आपका इन्विजिलेटर है, जो भी है, वो आपको इंटरव्यू के आधार पे नंबर देता है। चलिए, तो वो 10 मिनट का, 5 मिनट का, किसी का 1 मिनट का भी इंटरव्यू होता है उसमें और उस इंटरव्यू से तय कर देते हैं कि किसको लेना है, पहला चीज़ तो ये है। कई बार ये होता है और कई बार क्या हमेशा ये होता है कि जो जो स्टूडेंट कोई दलित स्टूडेंट, कोई ट्राइबल स्टूडेंट बहुत पढ़ने में तेज़ है, मतलब उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से
प्रेजेंट कर रहा है, तो पूरी कोशिश प्रोफेसर्स की हो जाती है कि इसका एडमिशन यूआर में ना हो जाए। इतना नंबर दो कि ये एसटी या एससी में ही, रिजर्व कैटेगरी में ही इसका एडमिशन हो, क्योंकि यूआर चाहते हैं कि सिर्फ अपर कास्ट स्टूडेंट के लिए वो रिजर्व रहे, तो 50% वहाँ पर रिजर्व कर देते हैं। तो ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है ही डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में चलते हैं। और बाकी समाज है, और समाज में जिस तरह के गुण हैं वो हर जगह दिखाई भी देते हैं। तो जाति है कि जाति नहीं, और साथ चलती है। तो इसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं जेएनयू के सवाल में। जी जी। ये काफ़ी हीटेड कैंपेन था, मतलब हमने मारपीट सब कुछ देखा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जेएनयू का इलेक्शन हो रहा है या बीएचयू का इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे हॉस्टल्स की अपनी राजनीति है। ये कितना टफ था ये इलेक्शन? बिल्कुल, आप देखिए ना कि आपको कोई साइकिल उठाकर मार रहा है, कोई लाठी उठाकर मार रहा है। आप पिछले 2 साल से इस संघर्ष में हैं कि चुनाव हो, इस कैंपस में जमहूरियत बहाल हो, डेमोक्रेसी हो, सबको बोलने का हक मिले, रिप्रेजेंटेशन हो, और उस दौरान उसको रोकने के लिए हैं कि एबीपी के लोग मारपीट कर रहे हैं। वाइस चांसलर भी एक जगह कहीं कहती हैं कि इस तरह से मारपीट होंगे तो चुनाव बंद कर दिया जाएगा। शायद उनको पता नहीं था कि, और हालाँकि उनको पता ही है कि मार कौन कर रहा है, मारपीट कौन कर रहा है। एबीपी के लोग मारपीट कर रहे हैं और उनके शह में मारपीट कर रहे हैं। मैं ये भी बोलूँगा कि पूरा का पूरा प्रशासन, आप देखिए एक नोटिस उन पे नहीं आता है। इतना प्रोक्टोरियल इंक्वायरी हमारे पानी के संघर्ष के लिए इस कैंपस में आ जाता है, लेकिन उनको मारपीट के लिए कोई नोटिस तक नहीं आता है। पूरा का पूरा प्रशासन मिली हुई है, टीचरों की बहाली हो रही है नहीं, जो पूरा का पूरा क्लासेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी आप देखिए कि उनके साथ लगी हुई है। बड़े बड़े आर्टिस्ट आ जाते हैं, उनकी जो फिल्में लगती है यहाँ पे प्री रिलीज कर रहे होते हैं। तो इन सारे प्रपंच, सारे हथकंडे को अपनाने के बावजूद यहाँ के छात्र को आप 900 वोट से जीतते हैं ना? सीधे तौर पर नकार देता है, और मैं 950 वोट से यहाँ पे जीत दर्ज करता हूँ। तो यही है कि इस कैंपस में जो तर्क वितर्क का मामला है, कि बात विचार का, ढाबे पे बैठ कर बात करने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, और 24 घंटे का कैंपस है। डीयू और बाकी जो है वो 7 घंटे 8 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सुबह जो लोग जाते हैं क्लासेस 5 बजे तक वापस आ जाते हैं। जेएनयू 24 घंटे चलता है। आप यहाँ बात कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका हॉस्टल पहुँचता है, हॉस्टल नहीं पहुँचता तो सुबह स्कूल के गेट पर खड़ा मिलेगा। तो इस तरह से बातचीत होती है। तो मुझे लगता है, और पब्लिक मीटिंग्स का भी एक कल्चर है हमारे यहाँ की। पब्लिक मीटिंग्स हम करते हैं कि हर एक सवाल पे, देश दुनिया जहान के हर सवाल पर हम बातचीत करते हैं और हिचकते नहीं हैं। तो ये सारे कारण हैं कि जेएनयू को थोड़ा और सोचने का समय देता है, जेएनयू और सोचता है, जेएनयू के छात्र और सोचते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सोच की जीत है कि जो क्रिटिकली हर समय खड़ा रहता है, तैयार रहता है, और बाकी मारपीट करने वालों को यहाँ कभी जीत नहीं मिलेगी। तो इसमें एक दूसरा जो सवाल है आपसे कि ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोग मिडिल क्लास सेक्शंस के लोग भी देख रहे होंगे, और उनका एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चे की फीस जो है स्कूल की वो हज़ारों में दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अब लाखों में दे रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम 40 लाख रुपए का है। तो फिर आपको जो शिक्षा है वो सस्ती क्यों मिले और हमारे बच्चों को महंगी क्यों मिले? बिल्कुल, हम तो उनके बच्चों की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। हम तो चाहते हैं कि और शिक्षा, वो तो कहीं न कहीं हेट्रेड में भी बदल जाता है। हाँ, हम तो हमेशा चाहे, और हमने हमेशा बोला है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। आप देखिए कि हम इस बात की पैरवी करते हैं कि देश के तमाम जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, और सरकार को, स्टेट को इसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। और उठानी मतलब, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत चीज़ है एक व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और आप उसको बाँट दिए हैं, बाज़ार बना दिए हैं कि आपके पास पैसा रहेगा तो आप पढ़ पाएँगे, नहीं पैसा रहेगा तो नहीं पढ़ पाएँगे। तो इस तरह जो बाज़ारूकरण कर दिया गया एजुकेशन का, कमोडिटी बना दिया गया है, तो उसके खिलाफ हमें बोलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जो भी ये मध्यम वर्गीय परिवार है, जो भी देख रहे हैं और उस बात पर सोच रहे हैं कि जेएनयू के लोगों को इतनी कम पैसे में शिक्षा क्यों मिलती है, तो
मुझे लगता है कि हम आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को भी कम पैसे में शिक्षा मिले। सरकार की कोशिश आप देखिए ना कि जब एक समय था कि आपके पिताजी, हमारे पिताजी सब सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे और आज कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में वो पढ़ाना। कॉन्फिडेंस नहीं है नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं, तो सरकार स्टेट मिलकर उसको इस तरह से ख़राब किया सरकारी स्कूलों को कि लोग मजबूर हुए एक ही क्लास में तीन तीन क्लास को बैठा देना, टीचर्स को नहीं अच्छे से उस पर नज़र रख पाना, सुपरवाइजेशन सही से नहीं हो पाना, टीचर जनगणना में गया हुआ है। टीचर जनगणना में गया हुआ है, पोलियो पिलाने गया हुआ है, ये तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सही मेहनताना नहीं देना टीचर को। तो वही है कि आप देखिए कि तो एक तरफ से ये ख़राब किया गया सरकारी शिक्षा और अभी कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ भी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन आज, लेकिन आज भी लोग हैं कि इस देश में अगर कहीं एडमिशन लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले सरकारी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में, तो DUJ हो जाए तो बहुत हाँ अच्छा। DUJ मिल जाए, सही बात है, अच्छा हो जाए। जामिया में इंजीनियरिंग में भी यही चाहते हैं लोग, मेडिकल कॉलेज में भी यही चाहते हैं कि सरकारी मिले। लेकिन अब सरकारी की स्थिति आप ये कर रहे हैं कि हर समय फंड कट्स कर रहे हैं, आपके लेबोरेटरी में सामान नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन वही गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो इंस्ट्रूमेंट भी दे देगा, हॉर्स राइडिंग के लिए मैदान भी बना देगा, स्विमिंग पूल भी बना देगा। क्या JNU में भी फंड कट्स हुए फिर? बिल्कुल 1/3 हिसाब से हुए हैं फंड कट। आप देखिए कि और असर कैसा पड़ा? छोटा सा मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जो हमारे फील्ड वर्क्स होते थे, सोशल साइंस का एक बड़ा बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो हमारे जो फील्ड वर्क्स होते थे 92% मतलब 92% का फंड कट है। उसी तरह जो सेमिनार्स होते हैं उसमें 87% का फंड कट है। लेबोरेटरीज का लगातार मतलब इसी तरह से 80%, 70%, 90%, 93% तक फंड कट। तो मतलब जो पहले 100 रुपया मिलता था आज 7 रुपया मिल रहा है। तो ये स्थिति कर दी गई है कि हम चाहते थे समाज के लिए बेहतर रिसर्च कर पाए, बेहतर रिसर्च दे पाए सोसाइटी। लेकिन इसमें एक और जो चीज़ है कि मिडिल क्लास में एक और सवाल है कि यार आप आर्ट्स में रिसर्च करना चाह रहे हो, सोशल साइंसेज में रिसर्च करना चाह रहे हो, समाज को क्या मिलेगा इससे या हमें क्या मिलेगा? क्योंकि उनके लिए जो रिसर्च का मतलब है वो यही है कि आप कोई वैक्सीन बना रहे हैं, आप कुछ अलग कंट्रीब्यूशन वाला काम कर रहे हैं। ये आपका जो रिसर्च है आप लोग उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि भैया इस रिसर्च का हमें क्या फायदा है, सरकार की तरफ से भी यही है कि भैया हाँ रिसर्च बिल्कुल का सरकार, हमें क्या फायदा है। लेकिन आप देखिए ना सरकार तो उस रिसर्च को भी नहीं प्रॉपर ढंग से करवा पा रही, विज्ञान में भी सही से नहीं करवा रही, उसके फंड कट कर दे रही है। आप R&D का जो बजट है उसको कम कर दिया गया है। आप देखिएगा कि जो साइंसेस के बजट है, मैं बता तो रहा हूँ, लेबोरेटरी की मैं बात बताया, और दूसरी बात सोशल साइंसेस का। देखिए सोशल साइंसेज ऐसी होती है कि समाज के प्रगति के लिए, समाज में किस तबके के लोग कहाँ पे किस तरह से रहते हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या गुणवत्ता है, और समाज को बेहतर करने के लिए, ठीक है ना, कि अगर कोई मान लीजिए कि H2O से वाटर हम बनाते हैं, लेकिन वो पानी किस किस तक पहुँचेगा, कैसे कैसे पहुँचेगा, कौन पी पा रहा है कौन नहीं पी पा रहा है, ये काम है सोशल साइंस का। आपने पानी तो बना दिया, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम से, लेकिन उसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक जाएगी, समाज का कौन कौन सा हिस्सा पी पाएगा, अंत में तो यही ज़रूरत है ना। तो सोशल साइंसेज ये करता है, मैं बहुत साधारण भाषा में अगर बोलूँ तो सोशल साइंसेज का ये काम है कि समाज के हर एक गुण को, हर एक खामियों को बताना, दिखाना, ताकि उसमें प्रगति हो सके। और एक मानव सभ्यता क्या एक नागरिक होने की वजह से या देश के नागरिक होने के बदौलत हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समाज को, राष्ट्र को आगे लेकर जाएं। हम मतलब, और ये ज़रूरी है कि और सबके बारे में सोचते हुए, समाज के हर एक हिस्से के बारे में सोचते हुए, और देश में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, या देश में जहाँ जहाँ तक लोग हैं, उनकी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ समझें। तो हम ऐसे समय में हैं जब कुछ लोग जो हैं कोर्ट गए हैं क्योंकि एक मूवी आ रही है और वो विवादास्पद बना दी गई, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी करके कुछ है।
लोगों का आरोप है कि ये जो है जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मतलब कोई यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों किसी के हेटरेट के शिकार है? आप लोग ऐसा क्या करते हैं यहाँ पे? कौन से बम बना रहे होते हैं आपकी जो है यहाँ पे आपके खिलाफ फिल्में बन रही हैं, आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, आपके खिलाफ न्यूज़ चैनल्स पे जो है बातें हो रही हैं, कर क्या रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि इस सरकार का जो मौजूदा रजीम है, उसका ईगो है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू इसी सरकार में बोलता है। जेएनयू मनमोहन सिंह की सरकार में हालत ख़राब करके रखता था। पी पी चिदम्बरम आए पी थे तो चिदम्बरम आए थे तो हम हर एक सवाल पे हम्म, एफआईयू कोई थोड़ी नरेंद्र मोदी के समय आया था। अब फिर से इन्होंने लागू कर दिया। कांग्रेस के समय आई थी, तो क्या हम वहाँ पे नहीं बोल रहे थे क्या? हम हर एक सवाल पर उस समय और बहुत पुरजोर तरीके से बोल रहे थे। लेकिन इस सरकार का ईगो इतना ज़्यादा है ना कि इनको लगता है कि सब लोग एक प्रजा की तरह चुपचाप सुनते रहें। इनके सामने कोई कुछ ना बोले, इनके सामने हाँ में हाँ मिलाए, राजा जी मन की बात करेंगे, सब मन की बात सुने, यही चीज़ है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग को सिखाया ही सवाल करना जाता है, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, जब इनको शुरुआत ही जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने देखा कि जेएनयू तो हर एक सवाल पे बात हो रही है। आप जो भी एंटी सिटीजन पॉलिसी ला रहे हैं, नागरिक के विरोध में, स्टूडेंट के विरोध में जो भी पॉलिसी आ रही है उसके खिलाफ पुरज़ोर आवाज़ जेएनयू से उठ रही है। तो उन्होंने यहाँ पे शट डाउन जेएनयू जैसे कैंपेन चलाए, डॉक्टर वीडियो चलाए इस कैंपस के कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आज तक वो चार्जशीट किसी तरह की आज तक कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो पाई, क्योंकि उनके मन में ही खोट है। उनके मन में ही ये था कि इसको बदनाम करो। यहाँ दिख जाने लगा कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट आते हैं। कोई किसान का बच्चा है, कोई मज़दूर का बच्चा है, किसी के पिताजी कर्मचारी हैं, कोई सैनिटेशन वर्कर का बच्चा है, सब पढ़ते हैं। नहीं तो और मतलब आप उसको सीधे-सीधे बदनाम नहीं, करते हो। लेकिन सवाल यही है। और मैं यही बता रहा हूँ, और हाँ, ऐसी फ़िल्में बना रहे हैं आप, ऐसी बदनाम करने वाली फ़िल्में कि मैं वही बोल भी रहा था कि बस्तर जैसी फ़िल्में आ रही हैं। एक बस्तर जिसमें अदाकारा कहती है कि गोली मार दो ना छात्रों को। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो बाहर गए, किसी फील्ड ट्रिप पे गए, किसी रिसर्च के लिए गए। साइंस का ही स्टूडेंट मान लीजिए कि कोई रिसर्च के लिए गया और कुछ कोई सरफरा इस तरह की घटना को अंजाम दे ही देगा। तो सरकार क्या मतलब क्या सोच रही है? ऐसे फ़िल्मों को कैसे बढ़ावा मिल रहा है किसी एजुकेशन सेंटर को लेकर इस तरह से? और दूसरी बात ये है कि इनको और प्रोपेगेंडा के स्तर पे देखिए, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस ये फ़िल्म बना रही है। ये सरकार ही बना रही है फ़िल्म। सरकार इस बीजेपी, आरएसएस को जब कुछ नहीं समझ में आता है, तो एक आप कैंपस है ही आपके पास, और दूसरा है कि एक मुसलमान का नाम रख दो, तो और कॉम्युनल हो जाएगा और मज़ेदार हो तो जाएगा। फजील इमाम अभी भी जेल में। सरजील अभी भी जेल में है। सरजील के लिए, आंदोलन के लिए हम तैयार हैं, हम बोलने के लिए खड़े हैं कि आप किसी को भी बोलने के लिए, बात रखने की वजह से 5 साल, 4 साल से जेल में बंद नहीं कर सकते। आप ही का हुक्म सिर्फ चले, मतलब देश में होता क्या है ना, मैं जो देखता हूँ कि उनको लगता है कि कि जिनको हमने बना दिया, कुछ ना मतलब कुछ लोगों का ऐसा मैं देखता हूँ, उनको लगता है कि किसी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया, तो अब वो जो भी करेंगे ना वो सही करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। किसानों के लिए कानून लाते हैं तो किसान खड़े हो जाते हैं, तो उनको झुकना पड़ता है। वो आप देखिए कि मज़दूरों के लेबर कोड में बदलाव ला रहे हैं, यूनियन बनाने से रोका जा रहा है, छात्रों के खिलाफ इतना कर रहे हैं। एनईपी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लोन सिस्टम लिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि अब लोन उठाइए आप, जिससे फ़ी ही नहीं तो बढ़ेगी। दिक्कत क्या है? मिडिल क्लास तो लोन ले ही रहा है। हुँ? मिडिल क्लास तो लोन ले ही रहा है पढ़ाने के लिए। वो तो डॉक्टर तो बना यही रहा है, बात है ना इंजीनियर कि बना रहा है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि लोन तो ले ही रहा है, लेकिन क्या उसको लोन उसको चाहिए लोन? सवाल तो ये है। आप लोन लेना चाहते हैं या अपनी कमाई से कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं? आप बताइए। नहीं ना, लोन तो ऐसी चीज़ है कि लोग मजबूरी में लेते हैं कि
चाहिए कि धीरे धीरे, इतना पैसा नहीं है तो धीरे धीरे लौटा देंगे। लेकिन शिक्षा के लिए लोन, आप जहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी कि सबको शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, कम से कम पैसे में शिक्षा मिले, आप लोन ले रहे हैं कि आप छात्रों से वसूल करेंगे इस पैसे को। तो यही है कि मुझे लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस हों, चाहे सोशल साइंसेज के कॉलेजेस हों, चाहे इंजीनियरिंग, जो भी कॉलेजेस हैं जो देश में चल रहे हैं, जहाँ से छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, मुझे लगता है उन हर जगह पे सवाल उठना चाहिए कि लोन लेके हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए हमें पढ़ाना। ये हमारी प्राथमिक मांग है, और इसी के लिए हम जीते हैं। और हायर एजुकेशन की राजनीति या फिर छात्र राजनीति, मुझे लगता है इसी दम पे होनी चाहिए कि आप शिक्षा में कितना बदलाव कर पा रहे हैं, आप शिक्षा के लिए कितना लड़ पा रहे हैं। आप कहीं वही है ना कि अंत में सरकार, ये तो सरकार कॉर्पोरेट परस्त है, हर चीज़ कॉर्पोरेट के लिए कर रही है, वेलफेयर का कोई काम नहीं कर रही। 61% का फंड कट कर देती है, यूजीसी का बजट कट कर देती है। मतलब करना क्या चाहती है? लगातार यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिया का फंड कट कर रही है ये अपने बजट में। चाहती क्या है करना? कि ना पढ़े कोई, सब सेमी स्किल्ड वर्कर बन जाए उनके जो हैं भाई अडानी के गोदाम में और फैक्ट्री में। इस देश के छात्रों को कि हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हमें एक बेहतर नागरिक के साथ साथ एक सम्मानजनक रोजगार चाहिए। इस बात के लिए पुरजोर तरीके से बोलने की ज़रूरत है। एक सवाल इसमें ये भी है कि अब आप चुन तो लिए गए हैं, है ना? करेंगे क्या? क्योंकि पिछली जो यूनियन थी वो लड़के बहुत सारी चीज़ें करवा पाई, मतलब फी हाइक जो थी वो रोक पाया, मतलब इतना ज़बरदस्त आंदोलन हमने बहुत कम देखा कि लड़के लाठियाँ खा के, रोड ब्लॉक करके अल्टीमेटली रुक गया फी हाइक। तो आगे अब फिर आगे आप क्या करेंगे अब? देखिए, जिस या विपरीत, ये यूनियन क्या करेगी? मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस विपरीत परिस्थिति में चुनाव हुआ कि हर चीज़ के दबाव के साथ और छात्रों ने हमें चुना, देख रहे हैं कि हम 9.5 वोट से हमें जीत मिलती है, बाकी अलग अलग पोस्टों पे भी यही मार्जिन रहा है। तो छात्रों ने एक भरोसा दिया है, छात्रों ने एक मैंडेट दिया है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आने वाली कोई भी चुनौतियाँ होंगी तो हम छात्रों के साथ आंदोलन में उतरेंगे, तो पूरी ताकत के साथ जो भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसी होगी उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, ये तो बड़ा वेग सा आंसर है, नहीं मतलब वीक आंसर नहीं है, मुझे लगता है कि अभी तो हम देखिए शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि पहले हम चार्टर ऑफ डिमांड, कैंपसेस की जो दिक्कतें हैं उसको हम लेकर जा रहे हैं, छात्रों से पूछ रहे हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। छोटी से छोटी, वॉशरूम में लाइट भी नहीं है, उससे लेकर जो कैंपस में बजट को लेकर है, इस सारे सवाल पर, हेल्थ सेंटर को लेकर, तो इन सारे सवालों पर, और उसके प्राथमिक जो कदम रहता है वाइस चांसलर के पास उससे सुपुर्द करना होता है कि ये दिक्कतें हैं, और छात्र संघ, छात्र रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आपके सामने आया, ये शुरुआत है। तो और मुझे लगता है कि वीक आंसर, आप जब आंदोलन की बात कर रहे थे 2019 में फी हाइक के खिलाफ, तो भी आंदोलन ही था, छात्रों को जोड़ना, छात्रों के साथ ही। छात्र संघ अकेले कुछ नहीं होता है ना, छात्रों की ताकत होती है। मुझे लगता है कि लामबंद करना, लोगों को एक साथ करना, इकट्ठा करना, ये एक हमारी ज़रूरत होगी तो उसके लिए तैयार होंगे। और बाकी हम जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें जाने के लिए हम वो कर रहे हैं। आप देखिए कल हमें एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, तो उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। छात्रों तक गया है ये बात, और इसके खिलाफ हम बात भी कर रहे हैं। हमारी एक साथी हैं कॉमरेड स्वाति, जिनका नॉमिनेशन हाँ, रद्द किया स्वाति गया। से मैं एक सवाल पूछना चाहता था। स्वाति का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, वो बात सही है, लेकिन उसके बाद में बापसा की एक कैंडिडेट आई है। हाँ, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें इसी टर्म से दिक्कत है कि आप हमें लेफ्ट सपोर्टेड क्यों कह रहे हैं। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए आपने हमें दे भी दिया, तो अब आप हाई कोर्ट क्यों गए हैं कि स्वाति का जो नॉमिनेशन था उसको रिस्टोर कीजिए? मतलब कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और हमने नहीं जिताया है, या फिर कह लीजिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है
किस कैंपस में एबीपी ना जीते, ठीक है। छात्रों की पॉलिटिक्स इतनी मैच्योर है इस कैंपस में, तो 7 घंटे में एक नॉमिनेशन कैंसिल होता है, उसके बाद भी वो कंफ्यूज किसी चीज़ से नहीं हो रहे। उनको पता है कि परिषद को हराने के लिए उनको क्या करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो 7 घंटे पहले हो रहा है, उसके खिलाफ ये पूरी की पूरी कैंपस की डेमोक्रेसी पे कि कोई चुनाव लड़ना चाहता है, और उस कल के दिन में ये हो सकता है तो आप कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मोबिलाइज नहीं किया था उनके फेवर में? हाँ, तो टीएमसी के फेवर में आप लोगों ने मोबिलाइज नहीं किया था? अब बिल्कुल वो तो मेरी छात्रों का मोबिलाइजेशन है, मैं कोई हम नहीं, हाँ, फिर ये भी एक सवाल था। नहीं छात्रों का मोबिलाइजेशन है हमारा। मैं कोई उसमें, मैं बतौर अध्यक्ष मैं मानता हूँ कि बादशाह की अपनी जीत है, और इस जीत को उनको मुबारक। हम्म। ये सही जवाब ये आप- है। नहीं, उनकी जीत को बहुत मुबारक, और वो संघर्षरत लोग हैं और जीत रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है इस कैंपस के लिए। और लेकिन दूसरे सवाल पे, मतलब दूसरी जो बात है कि 7 घंटे पहले इस कैंपस के लोकतंत्र पे हमला होता है, एक नॉमिनेशन कैंसिल होता है, तो उसके खिलाफ हमारी बोलना, हमारे हमारी तरफ से बोलना एक जिम्मेदारी है। और हमें मतलब हमने बोला भी, हमने अगले ही दिन पहला जो प्रोटेस्ट हमने किया उसके लिए किया, उसके बाद वाइस चांसलर को मैंने मेल भी किया है, अभी तक जवाब नहीं आया है। तो बाकी हम साथी शायद पिटिशनर के बतौर कहीं भी हैं कोर्ट, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ पूरी ताकत के साथ हैं। शुक्रिया। तो ये थे धनंजय। बाकी शोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में अलग अलग फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू।